वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अभी तक ये चैप्टर आता नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी नहीं आएगा, लेकिन इट इज बीइंग सेड कि आ भी सकता है, तो इसलिए हमने सोचा ये चैप्टर को एक दिन में कवर कर लेते हैं, एक लेक्चर में ही इसको कवर करने का वी विल ट्राई। तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज चैप्टर इजी है, लेकिन अगर आप मस्ती करके लेटे लेटे पढ़ाई करोगे तो फिर तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसलिए आप सब बच्चे ध्यान से डेडिकेटली इस चैप्टर को पढ़िएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मैं आप सबके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, तो सो दैट आपकी जो ये जर्नी है ऑनलाइन क्लासेस की वो थोड़ी सी इजी रहे। ओके, मेरी ऑडियो क्लियर आनी चाहिए, वीडियो अगर नहीं भी आए तो दैट विल वर्क, लेकिन ऑडियो क्लियर आनी चाहिए। देखिए, वाइल्ड लाइफ और जो चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो आपने इन शब्दों पे गौर फरमाना है। चैप्टर आप समझ ही गए होंगे, रिसोर्सेज से रिलेटेड है, और कौन से रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से हमें मिलते हैं, यानी कि फ्लोरा फोना वो सब हमें पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर बहुत इजी है, आई एम अश्योरिंग यू, चैप्टर बहुत इजी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं, वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियन ऑफ अदर लिविंग बींग्स। आपको पता है कितने जीव जंतुओं के साथ हम अपना जो ये प्लैनेट है शेयर कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग इट। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायो मतलब आप समझिए फ्लोरा फौना, एंड डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स, बहुत लोग हैं, बहुत स्पीशीज हैं। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are all are interdependent. हम एक दूसरे पे interdependent है, एक साइकिल एक मेंटेन कर रहे हैं। हम अगर हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं तो प्लांट्स भी हम पे डिपेंड हैं कुछ हद तक, तो वो चीजें हमें इसमें क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखो बच्चे, एक एक चीज हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है, बहुत इजी चैप्टर है, मैंने बताया शुरुआत में। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये समझना। बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल फ्रॉम जीन्स टू इकोसिस्टम, यानी कि सिंपल तरीके से चाहे वो छोटा इसे कोई भी जीन्स हो से लेके टू इकोसिस्टम में, चाहे बड़े बड़े जानवर ही क्यों ना हो, खूंखार जानवर ही क्यों ना हो, वाइल्ड जिनको कहते हैं। इकोसिस्टम है ज्योग्राफिक एरिया वेयर, बहुत इकोसिस्टम क्या होता है, वैसा एरिया, एक ज्योग्राफिक एरिया जहाँ प्लांट्स, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म, इवन मौसम, लैंडस्केप, सब नेचर जो है एक साथ एग्जिस्ट करती है और काम करती है। फ्लोरा प्लांट्स की पॉपुलेशन को डिनोट करता है, फोना एनिमल्स की, ठीक है। इसमें उल्टा पुल्टा नहीं लिख देना, फोना का फ्लोरा लिख दोगे, फ्लोरा का फोना लिख दोगे। अब हिंदुस्तान की बात करें, फ्लोरा एंड फोना की बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान एक ऐसा भूमि है, ऐसी धरती हिंदुस्तान को मिली है जहाँ पे अलग अलग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हैं, जहाँ फ्लोरा फोना की काफी अच्छी मात्रा है। यही यही बताया, दीज डाइवर्स फ्लोरा फौना वेल सो इंटीग्रेटेड। इधर डेली लाइफ में हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाय वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। मान लीजिए वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, हमें लगता है कि जम्मू, ये वैष्णो देवी तो बिल्कुल पास में है, कटरा, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे पिलग्रिमेज को बोलते हैं, अरे तो पास में जाएंगे जाएंगे, हर साल टालते रहते हैं। और हमें पता चलता है कन्याकुमारी से कोई रोज हर साल आता रहता है, जो यात्री होता है वो हर साल माता रानी के दर्शन करने आ जाता है, बट हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। उसी तरीके से बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है फ्लोरा फोना की, इतने प्लांट्स हैं, इतने एनिमल्स हैं, लेकिन हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। कुछ लोग अब तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो अब गायब ही हो गई है, वो सब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है। बोलते हैं मैनी ऑफ दीज वुड नाउ हैव बीन कैटेगराइज्ड क्रिटिकल, बोलते हैं कि कुछ क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल इन द सेंस जो एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, ये आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, आपको इवन जूज में भी नहीं देखने को मिलते। जू में क्या रखेंगे जब मात्रा ही बिल्कुल कम है, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, ये भी कुछ 15, 13, 1400 बचे होंगे टोटल ऑल ओवर इंडिया में। बोलते हैं कुछ और भी हैं, जैसे माउंटेन क्विल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड काउलेट है, ये आपको एग्जांपल्स दी गई है। पेड़ों की बात करें, इसको बोलते हैं मारूचा, महुआ के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वैरायटी है इसकी, ये भी खत्म हो गई। बट एनीवेज, अभी हमें जो चैप्टर पे ध्यान देना है वो अभी हम ये सारी चीजें आगे वापस बताई जाएंगी। बता रहे हैं टाइप ऑफ स्पीशीज, ठीक है बच्चे, टाइप ऑफ स्पीशीज। बोलते हैं बेस्ड ऑन, जो ये इसको बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने क्लासिफाई किया है इन स्पीशीज को कुछ इस तरीके से। नॉर्मल स्पीशीज होती हैं, अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जैसे नॉर्मल स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं, जो जिनका
जिनकी जो पैदावार है या जो एक्सटेंट होने में, एक्सटेंट इतनी जल्दी नहीं होंगे, इनको टाइम लगेगा और होनी भी नहीं चाहिए, भगवान ना करे अब इनको भी हमें देखने को मिलेगा। अब गाय ही नहीं बची है, जैसे कैटल होता है, सेल एंड फाइन एक पेड़ों के बारे में बताया गया। देखो इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं, तो आपको शायद कुछ एग्जाम्पल नहीं सुनी होंगी, तो यू कैन सर्च दैट ऑन गूगल। जैसे सेल और पाइन मैंने बता दिया पेड़ है, मैं सारी चीजें ना बता सकूं, रोडेंट्स हो गए, चूहे वगैरह, ये हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको नॉर्मल स्पेशीज की कैटेगरी में डाला गया है कि ये नॉर्मल है, ये खत्म नहीं होंगे अभी। स्पीशीज व्हेन पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जो सर्वाइव कर सकते हैं, जिनका अभी खतरे का नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसको वल्नरेबल स्पीशीज बोलते हैं। ये वो स्पीशीज होती है दीज स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू एंडेजर्ड कैटेगरी। ये वल्नरेबल स्पीशीज अभी है, लेकिन ये खतरे में जा सकती है, यानी कि एंडेजर्ड स्पीशीज, एंडेजर्ड कैटेगरी, एंडेजर्ड स्पीशीज में जा सकती हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन सी होगी? ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगटिक डॉल्फिन। एशियाटिक है तो ये इंडियन में एलिफेंट्स भी कंसिडर किए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते थे, अभी बहुत कम हो गए हैं। अब अगर और भी कम हो जाएंगे तो ये एंडेजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। गैंगटिक डॉल्फिन जो गंगा रिवर में पाई जाती थी, या उनकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज में पाई जाती थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, अगर नहीं आती है तो बताना चैटिंग सेशन में। एंडेजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है? These are species which are in danger of extinction। ये जो है ये बहुत खतरे में है, जो हमने बड़ा वुलनरेबल स्पीशीज जो हैं उसको एंडेजर्ड में डाल दिया जाता है, जो बिल्कुल बिल्कुल पीक पे है खत्म होने के। These are species which are in danger of extinction। The survival of such species is difficult। इनका रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ भी नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं, स्पेशली हमारे द्वारा ही होता है, स्पेशली हमारे द्वारा होता है। ये जो एंडेजर्ड स्पीशीज है, इसको हम कंज्यूम, इनको हम मिसयूज करते हैं, कुछ शिकार करते हैं, तो कुछ उन्हें शिकार किया है, या कुछ लोग इनकी स्किन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ब्लैक बक, क्रोकोडाइल। इसमें आप एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, इसमें आपको कहीं डिफिकल्टी आई तो मैंने जैसे बताया, यू कैन सर्च ऑन गूगल कि कौन कैसा है। इंडियन वाइल्ड एज राइनो, इंडियन राइनो जिसको सिंगल है वो भी कहा जाता था, राइनो। तो टेल्ड मैक्यो सिंगाई, ये एक्स्ट्रा सारी याद नहीं रखनी है, 3 भी याद रखोगे तो दैट इज एनफ। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। रेयर स्पीशीज वो होगी जो कुदरती रेयर है, जिसमें हमारा तो कम इंटरफेरेंस है, लेकिन पहले से ही कम है। जैसे डेजर्ट फॉक्स हो गया, देख सकते हैं आप, या हमने ऊपर पढ़ा, पीछे पढ़ा था इसके बारे में। हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ये सब जो है ये क्या है? ये रेयर स्पीशीज हैं, ये जो पहले से ही कम है। ठीक है, स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेजर्ड और वल्नरेबल, ये वल्नरेबल या एंडेजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स अगर हमने इनको कंटिन्यू किया, तो अगर हमने इनको भी मारना, इनको भी पकड़ना शुरू कर दिया, इनको भी अलग अलग तरीके से मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है ये एंडेजर्ड कैटेगरी में या वल्नरेबल कैटेगरी में चले जाए। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती है विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ड्यू टू सम नेचुरल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, बैरियर्स की वजह से ये अपने ही इलाके में रहना पसंद करती है। जैसे अंडमान टील, निकोबर पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो हैं एनिमल्स, बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, ये एंडेमिक स्पीशीज हैं। और ये एक्सटेंट स्पीशीज यानी कि पिंक हेडेड डक, ये एक्सटेंट स्पीशीज क्या है इसके बारे में बोल रहा था मैं, ऊपर पढ़ा है वो, ऊपर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था। पिंक हेड डक ये एक्सटेंट स्पीशीज में कंसिडर की जाती है। ये स्पीशीज कौन से हैं जो अब देखने को ही नहीं मिलती है, खत्म ही हो गई है। स्पीशीज में भी एक्सटेंड फ्रॉम ए लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और एंटायर अर्थ। जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई टाइगर देखने को मिलता है हमारे एरिया में, यहाँ कुछ चीता देखने को मिलता है, या एलिफेंट देखने को मिलता है, राइनोसोरस देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद, 20-50 सालों के बाद वो देखने को नहीं मिलते, यानी कि वो एक्सटेंड हो चुकी है, या तो उस एरिया से, या तो उस रीजन से, उस कंट्री से, या पूरे धरती से ही, कंटिनेंट से ही खत्म हो चुकी है। तो इसकी एग्जांपल है एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, तो ये एक्सटेंट स्पीशीज में आती है। ठीक है, अब एशियाटिक चीता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है, जिसकी स्पीड 112 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। बहुत सारे लोग इसको चीता को मतलब लेपर्ड और चीता को सेम समझते हैं, बोलते हैं चीता जो है इनके साथ बहुत बुरा हुआ, स्पेशली हम लोग ही हैं इस चीज के कारण। इस चीज के कारण आपने देखा होगा पहले लोग क्या करते थे, बड़ा शिकार करते थे, जिसकी वजह से ये जो एशियन चीता है
एक्सटेंट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डिक्लाइन हो चुके हैं, हमें अब इनकी कोई पैदावार देखने को मिलती ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये चीता दिखता था, ठीक है। ये अभी की नहीं, लगभग 50 साल, 50 60 70 60 60 70 ईयर्स हो गए हैं इनको खत्म होते होते होते। एनीवेज इनको रोका भी जा सकता है, बट एनीवेज अभी हम डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ते हैं। हमें बड़ा फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मींस रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड फोना रिलेटेड टू द एनिमल्स। बोलते हैं ह्यूमन ऑब्टेन रिसोर्सेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, क्या नहीं, हम सब कुछ इन्हीं से लेते हैं, फ्लोरा एंड फोना से। सो बेटर एग्जाम्पल ये अच्छा होगा यही बोलना कि हम ही ने इनको खत्म कर लिया, हमने इनको इतना कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। इट इज वी आवरसेल्फ हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की तबाही मचा दी, पूरे तरीके से इसको चूस लिया, पूरी तरीके से खत्म कर लिया। बहुत सारे रीजन है, हमें आदत पड़वा दी अंग्रेजों ने। हम अदरवाइज वी यूज टू रेस्पेक्ट द नेचर, वी यूज टू वर्शिप द नेचर, बट आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको पूरे तरीके से खत्म कर लिया। फैक्टर्स अलग अलग है बच्चे, जैसे अभी मैंने बोला, जैसे एक एग्जांपल हम देखने को मिलती है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों ने आए, अंग्रेजों ने पूरे तरीके से समझ लिया, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया, ग्रेजिंग, माइनिंग की वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, फूड कलेक्शन की वजह से, ये फैक्टर्स हैं डिप्लीशन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का। कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कॉलोनियल रूल ने क्या किया। अंग्रेज जब आए, उन्होंने हमारी रिसोर्सेज लेने के लिए सबसे ज्यादा आए। वो उनको बड़ा मजा आ रहा था, उनको पता था कि हिंदुस्तान में रिसोर्सेज कई प्रकार के हैं, तो उन रिसोर्सेज को कैसे खत्म किया जाए, वो आए यहाँ लेने के लिए। इन्होंने बहाने तो कई सारे बोले, रेलवे को एक्सपेंड करना है वगैरह, ये सब फलाना ढिमका नहीं, बट द मेजर रीजन वाज उनको हमारे रिसोर्सेज को यूज करना था, लेना था। और जिस तरीके से हम इस सीजन में आम को चूस लेते हैं और पीछे बचती है गुठली, तो उसी तरीके से हिंदुस्तान को गुठली बना दिया इस कॉलोनियल रूल ने। इन्होंने कई हद तक डैमेज किया हमारे इंडियन फॉरेस्ट को, इस पे कई प्रोटेस्ट भी हुए थे। रेलवेज के बहाने थे, एग्रीकल्चर के बहाने थे, कमर्शियल फॉरेस्ट्री डैमेज, ये सब बहाने थे, माइनिंग एक्टिविटीज के बहाने थे, बट अदरवाइज सही नहीं किया। बट हम भी कहाँ कम थे, हमने भी कुछ किया नहीं, हमने भी कुछ कम नहीं मिसयूज किया इस फॉरेस्ट को या इस वाइल्ड लाइफ को। बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन आफ्टर 1947, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन। एग्रीकल्चर जो बढ़ता गया वो एक डिप्लीशन था फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि हम क्या करने लगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है 1951 और 1980s में, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। अब भाई बोला कि खाने की कमी हो रही है, खाने के बिना मर जाएंगे, तो अब क्या करें? तो जो हमारे बुद्धिजीवी नेता थे, उन्होंने बोला भाई हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड बना लेते हैं। अब अपने मतलब के लिए तो उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो जानवर लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जानवर, जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? उनको तो खत्म, उनकी जिंदगी, उनकी जो सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, इतनी ही देर में आप देख सकते हैं, लगभग 30 सालों में, 29 ईयर्स में हमने कितना कुछ तबाही मचा ली फॉरेस्ट की। हमने उसको एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, बस हमें खुद का यूज करना था, ऑल्टरनेटिव ढूंढा नहीं, बस फॉरेस्ट दिया हुआ है नेचर ने, क्यों ना इसको चूसते, तबाह कर दे, खत्म कर दे। एक और रीजन होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जाना जाता है इसको जुम के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि लोग क्या करते थे? ये नेचुरल प्रोसेस को यूज करते थे, बट समय के साथ साथ हमें बदलाव लाना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब अगर कहीं पे फसल उगाई है और उग गई, उसको मतलब हार्वेस्ट कर लिया, फिर वो जो नीचे जड़ी होती थी उसको जला देते थे, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते थे। और फिर उस जमीन को वैसे ही छोड़ देते थे। तो वो भी एग्रीकल्चर को उस एग्रीकल्चर की वजह से जो डिप्लीशन हुई, वो भी काफी हद तक हुआ, धुआं उड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ, वो सब शिफ्टिंग होने लगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिया कवर करने लगे, ये भी एक रीजन था। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आए, जैसे सिंस 1951 और 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर प्रोजेक्ट्स। बोलते हैं कि कई प्रकार के रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाए गए। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन अहमदाबाद व्हिच वुड इनवेड 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स तो लाते हैं हम, उसके पीछे अगर हम कुछ फायदे देखते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो एमपी में लाया, उसने क्या किया, 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको खत्म कर लिया, खत्म करने की पॉसिबिलिटीज है वहां पे। तो ये आपको और मुझको तय करना है क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ अपने फायदे के लिए हम 10 चीजों का, 10 जीव जंतुओं का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज फेवरेबल। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आई एम ए वेजिटेरियन आई एम सेइंग दैट। ये आप सबको अपना सोचना है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, दैट इज अप टू यू, बट एटलीस्ट आप जो खा रहे हैं उसको छोड़ के आप बाकी जीव जंतुओं को भी देखिए। इज इट गुड? क्या ये सही रहेगा हम
पेड़ों को काट ले और पेड़ ना लगाए, क्या ये सही रहेगा? चीता को या कोई अलग सारे इतने सारे जानवर को मारा जाए और उनके बारे में सोचा ना जाए। देखिए फॉरेस्ट डिप्लीशन से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी बढ़िया बीमारियां हो रही हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना हमारा जो एयर है वो पोल्यूट हो रहा है। यू एंड आई हैव टू डिसाइड, वी हैव टू डिसाइड। बोलते हैं माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। एक एग्जांपल यहाँ दी गई है, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में था, ये एक बहुत माइनिंग की वजह से यहाँ पे जो है टाइगर्स को काफी फेस करना पड़ा, मुश्किल। इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। बोलते हैं बड़े बड़े हाथी जो इंडियन एलिफेंट थे, उनको भी माइग्रेट होना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट बिकॉज अब हमें वहां पे माइनिंग करनी थी, वो सब अपने यूज के लिए हम ला रहे थे। एक और चीज है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ये भी कुछ हद तक, नॉट बहुत हद तक, कुछ हद तक डिस्टर्ब करता है या डिस्ट्रक्शन का एक रीजन बनता है। तो जैसे ओवरग्रेजिंग जो है लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉइल इरोजन। ओवरग्रेजिंग से हमने पढ़ा था कि सॉइल इरोज हो जाती, या जमीन जो है अपनी जो फर्टिलिटी खो लेती है। ये भी एक रीजन होता है बट नॉट ए मेजर रीजन। आप ये 4-5 रीजन लिख देंगे तो दैट विल बी एनफ। और क्या रीजंस हैं? जैसे हंटिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ओवर पॉपुलेशन, अनइक्वल एक्सेस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सब इसके रीजंस हैं। मैंने बताया चैप्टर इजी है, अगर आप एक बार बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे ध्यान से, अभी जो पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इवन यू कैन आंसर इन योर ओन वर्ड्स। बोलते हैं आपको बहुत सारों को लगता है कि जो अनडेवलप्ड देश हैं वो ये कुछ करते होंगे, बट सच्चाई ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ज्यादा जानती है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जाए, नॉट यूज मिसयूज किया जाए। अंडर डेवलप्ड के पास ना इतनी पावर है, ना इतनी कैपेबिलिटीज है, ना इतनी स्किल्स है, लेकिन डेवलप्ड जो नेशन है वो ज्यादा करते हैं। जो आप डेवलप्ड नेशन देख रहे हैं ऊपर वाले, वो ज्यादा करते हैं। एग्जांपल दी गई है एक अमेरिकन आदमी, औरत भी, आदमी मतलब वो दोनों को डिनोट कर रहा है। एक एवरेज अमेरिकन जो है 40%, 40 टाइम्स, 40 गुना जो है ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है एक एवरेज सोमालियन से। सोमालियन यू नो अनडेवलप्ड एक नेशन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसी तरीके से जो रिच है वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है, कंज्यूम करता है, मिसयूज करता है एज कम्पेयर टू पोर। ये लगता है हमें कि हाँ नहीं पोर ज्यादा यूज करता है, नहीं, पोर पोर के पास बेचारे के पास लिमिटेड चीजें हैं और लिमिटेड में ही खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन रिच ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। आप देख लीजिए अभी बिजली का मेजर रीजन पोर नहीं है। बिजली अगर हमारे यहाँ पे पावर कट होती है, मिसयूज, बिजली इतनी तरीके से यूज हो रही है, मेजर रीजन आर रिच पीपल, और यू कैन से जिन्होंने घर पे 4-4 एसी लगाए हैं और फिर सब एसी को एक साथ ऑन करते हैं। कुछ लोग तो इलीगल तरीके से बिजली की चोरी करते हैं। These all are the reasons. Okay. So यहाँ कुछ फैक्ट बताए गए हैं। डू यू नो ओवर हाफ ऑफ द इंडियन नेचुरल फॉरेस्ट आर ग्रोन, 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन्ड आउट, 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडी। अब देख रहे हैं कैसा हमने जो है इंडिया को भी खत्म कर लिया है, नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं और हाफ हाफ हो चुके हैं। वेटलैंड्स जो हैं वो जो यानी कि जो हैं वो खत्म हो चुके हैं 1/3। 70% जो है सरफेस वाटर जो है पोल्यूट हो चुकी है, 40% जो मैनग्रोव्स हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं। बट अभी यहाँ दे दीजिएगा ध्यान, हिमालयन ड्यू, ये हिमालयन ड्यू आई गेस ये एक, हाँ ये एक एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है। इसकी जो हम हालांकि अच्छी औषधि थी, यूज किया जा सकता था, लेकिन हमने इसको इतना यूज कर दिया कि अब ये खत्म ही होने को आई है। तो ये भी एक रीजन है कि हम ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, कोई भी चीज हमारे हाथ में आ जाती है, अरे ये तो घर की चीज है तो चलो इसको खत्म कर लो। वैसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिसके एरिया में पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जैसे जम्मू में जिस एरिया में हम रहते हैं तो वहाँ अच्छे से पानी होता है, लेकिन वी व्हाट वी थिंक कि नहीं पानी है तो चलो इसको मिसयूज कर ले। दैट इज नॉट ए प्रॉपर थिंग टू डू। डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो लोग वहाँ रहते हैं, मान लीजिए अगर हम डैम्स के बहाने अगर वहाँ जा रहे हैं या फॉरेस्ट एरिया को हम बोल रहे हैं कि हम उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे, जो वहाँ के लोग हैं उनको माइग्रेट होना पड़ता है या उनको कई तरीके की जो ऐसी चीजों को फेस करना पड़ता है जो नहीं सही है। such losses has increasingly marginalized many indigenous communities who directly depend on various components। वो जो बेचारे डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते थे, फॉरेस्ट पे, वाइल्ड लाइफ पे, उनसे वो हम उनका हक जो है छीन लेते हैं। जस्ट बिकॉज हमें चाहिए, हम शहरी लोगों को बहुत सारी चीजें यूज करनी है भाई, इसलिए हम इनका बेचारों का हक छीन लेते हैं।
और इसमें ज्यादा इफेक्ट जो करता है ना औरतों को करता है, उन लोगों को, गरीबों में भी औरतों को, क्योंकि औरतों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। वुमेन आर नोन एज पावर, यू कैन से शक्ति, लेकिन हम यहाँ पे उसको मिसयूज कर रहे हैं। वुमेन देखो, जो चीज हमें कंसिडर की गई है अच्छी, उसको हम मिसयूज करते हैं। तो औरतों का भी मिसयूज हुआ है और होता आ रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे भी ये बेचारे कितनी दूर पानी लेने के लिए जा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लाने जाना होता है पानी। और उसमें भी सब लड़कियां हैं, सब औरतें हैं, कोई मर्द नहीं है। कोई देखो, ये बच्चे हैं, इसमें लड़के भी हो सकते थे, सिर्फ लड़की है। ये एक एग्जाम्पल दर्शाता है कि औरतों को ज्यादा काम करना पड़ता है, उनके जो वर्किंग आवर्स है वो ज्यादा होते हैं। हम लोगों के तो फिर भी कल संडे है, तो लेकिन यहाँ जब भी संडे, आई डोंट नो कल है संडे, कब है संडे, जब भी संडे है, तो हम हमारे पास संडेज होते हैं ऑफिस गोइंग लोगों के पास। लेकिन हमारी माएँ ले लीजिए, या घर पे भी काम करने वाली, जो भी आप बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, वो सब का संडे भी नहीं होता है अगर वो किचन वर्क को संभाल रहे हैं। सो वी शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड शेयर द वर्क। बोलते हैं और भी रीजंस होते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पॉवर्टी, फ्लड्स, ये सब इसके रीजंस हो जाते हैं। अब कैसे, जैसे डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स कैसे, डिफॉरेस्टेशन से अगर हम पेड़ काटते हैं, ऊपर वाली पेड़ काट देते हैं, वो नीचे जो उसकी जमीन है, आप मतलब वो अब उसकी जो पकड़ है वो लूज हो जाती है, और फिर लैंडस्लाइड के खतरे हो जाते हैं, लैंडस्लाइड से फ्लड्स आने के खतरे होते हैं। ये सब इसके बहुत रीजंस होते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी अभी हम पढ़ेंगे। गिव मी 30 सेकंड्स, आई वांट टू चार्ज माय लैपटॉप बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट हियर राइट नाउ। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट बोल रहा था मैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, इजी है। Conservation in the background of rapid decline in the wildlife population of forestry has become essential. Benefits of conservation, इससे क्या फायदा होंगे? Conservation preserve the ecological diversity और life support system, water and soil। वो आप समझ ही दें कि कंजर्वेशन से मतलब हमारा जो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये अच्छे तरीके से मेंटेन भी हो सकता है। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है उसको भी बचाता है और उसकी बेटर ग्रोथ को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज, हम कई सारे ट्रेडिशनल क्रॉप पे डिपेंड है। ये भी एक एग्जाम्पल है। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया, क्या मेथड्स हैं कंजर्वेशन के? बोलते हैं हमारा जो बहुत अच्छे एक्ट्स भी लाए गए थे, जैसे यहाँ पे बताया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया। यहाँ पे कुछ स्टेप्स उठाए गए, कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज और पब्लिक। जैसे मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ स्टेप्स उठाए गए कि कैसे इन वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाया जाए। स्पेशली अभी हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हंटिंग को, ट्रेडिंग को बैन कर दिया गया। स्पेशली उनका जैसे रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम एंडेजर्ड स्पीशीज वर प्रोटेक्टेड बाय बैनिंग हंटिंग एंड ट्रेडिंग। जो एंडेजर्ड थे, वल्नरेबल स्पीशीज थे, उनको मारने से या उनकी व्यापार करने से रोक दिया गया। लेकिन अभी भी होता है, एंडेजर्ड का नहीं तो लेकिन कुछ और स्पीशीज का होता है। वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980 या 1960 इंक्लूडेड, इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो बटरफ्लाईज होती हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो हेलीकॉप्टर जो कीड़ा होता है, वो सब ड्रैगन फ्लाई, ये सब को बचा, इनको भी बोला गया कि इनको भी नहीं मार सकते, इनको भी पकड़ के आप ऐसा नहीं है कि आप इनका भी मिसयूज कर लो। दे आर आल्सो इनटू द कैटेगरी, इन दिस कैटेगरी। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेयर आल्सो एडेड टू द लिस्ट। बोलते हैं 1991 में प्लांट्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। बोलते हैं कि जो प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है उनकी एस्टैब्लिशमेंट की गई, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? इट इज अ नेचुरली हैबिटेट गवर्न बाय द गवर्नमेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गवर्नमेंट लेती है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो होती है बहुत कम होती है कम, लेकिन कम होती है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इधर भी प्रोटेक्शन होती है लेकिन कम होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। लेकिन नेशनल पार्क, ये जो एनबी लिख देते हो, नेशनल पार्क होती है, इसमें सबसे ज्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कि यहाँ पे लोगों का आना मना होता है, नहीं आने देते। बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि ये जो है एज ए रिजर्व एरिया ऑफ लैंड एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज अ होल। इसमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे बायोस्फीयर रिजर्व की जो है एक इंस्टीट्यूशंस की एस्टैब्लिशमेंट होती है। इधर रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ कम रिस्ट्रिक्शंस होती है,
यहाँ पे अगर कोई जा रहा है तो अंदर ट्रेडिंग के काम से नहीं जाएगा, हम कुछ अपना कुछ काम काज होगा तो वहां जा सकते हैं, कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, लेकिन नॉट ट्रेडिंग या ऐसे वो सब नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर कोई जा रहा है साथ में, तो कोई जा रहा है तो उसके साथ में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या जो भी वहाँ पे बिठाया होगा उनको अफसर, वो उस साथ में जाता है। बोलते हैं प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स, बोलते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट उठाए गए अलग अलग स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए। हिंदुस्तान की बात हो रही है, टाइगर के बचाने के लिए, वन हॉर्न राइनोसोर्स के बचाने के लिए, कश्मीर में जो हंगुल होता है उसको बचाने के लिए, क्रोकोडाइल्स में जो अपने ऊपर पड़ा गेरियर उसको बचाने के लिए, एशियाटिक लॉयन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ये सब को बचाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फर्नेबल वेब। बोलते हैं हमें देखने को तो जानवरों की प्रजातियों में ये जो टाइगर है एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोलते हैं लेकिन इन्हें कम हो गया, किसी टाइम पे 55,000 होते थे 1973 में, और कुछ ही सालों में अब ये 1800 बच गए हैं। आई गेस इससे भी कम बच गए होंगे अब। क्यों? क्योंकि हम इसका ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग के साथ साथ हम शिकार करने में लग जाते थे, ये सब इसके रीजंस हैं। और टाइगर स्किन को हम यूज करते थे, ये सब अपने यहाँ मेडिसिनल यूज में इनकी बोन्स भी लाते थे, टाइगर बोन्स भी यूज होते थे, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। ये भी इस वजह से हम क्या करने लगे, टाइगर्स को मिसयूज करने, टाइगर्स को ज्यादा से ज्यादा हद तक यूज करने लगे, खत्म करने लगे। और एक अब ऐसा समय आ गया जहाँ टाइगर्स का रहना अब मुश्किल हो चुका है। कुछ ही टाइगर्स हैं जो अब हमारे यहाँ बचे हुए हैं अब, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर तो शुरू किया है, लेकिन लेट अस सी अब कितना सफल होता है। अब ऑफ कोर्स ये जब हम बात करते हैं स्पीशीज जब बिल्कुल कम हो जाती है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट हैविंग एन एरर हियर। यस, हाँ मैं बता रहा था कि जो जब स्पीशीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के तादार पे होती है तो उनको वापस अब 1800 से 55,000 तो नहीं आ सकते, लेकिन इनकी सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटीज कुछ हद तक बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, इंडिया और नेपाल में ये सबसे ज्यादा होता था। मेजर टाइगर रिजर्व जो है इंडिया की बात करें, वहां की बात करें तो उत्तराखंड में है कोबाड नेशनल पार्क, असम में है मानस टाइगर रिजर्व, केरला में पेरियार, राजस्थान में सशिका वाइल्ड सेंचुरी, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। और आप जान के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कभी और नेशनल पार्क में जाएंगे वहां पे भी आपको टाइगर बहुत कम देखने को मिलता है। बोलते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, बोलते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखो ये टाइप्स अच्छी बात है, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसको कंटिन्यू किया, ये अच्छी बात है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है, अनक्लासिफाइड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। समझते हैं डिफरेंस। रिजर्व जो J&K में भी पाए जाते हैं, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज कम होती है, विच इज नॉट अलाउड, और ये रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। जैसे J&K, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्टेड वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने ओन किए होते हैं, लोकल पीपल को अलाउ होता है वहाँ पे कुछ लकड़ी कलेक्ट करने का या अपने जानवर चराने का, बट निगरानी रखी जाती कहीं वो व्यापार ना कर ले। मतलब ऐसा होता है ना कि अपना बिजनेस करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, तो इसलिए वहाँ पे चेक पॉइंट्स बने होते हैं जो देखते हैं, निगरानी रखते हैं। स्टेट्स है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब एक्स्ट्रा। अनक्लासिड फॉरेस्ट वो होते हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक साथ एजेंसी कनेक्ट कर लेती है। मतलब यानी कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, लेकिन प्राइवेट को दे देते हैं वो संभालने के लिए, सो दैट वो इसको संभाले, ना कि गवर्नमेंट। और यहाँ पे कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, अच्छी खासी एक्टिविटीज होती है। और यहाँ वेस्टलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं। बोलते हैं जो ऊपर हमने पढ़े रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये परमानेंट फॉरेस्ट भी कंसिडर किया जाते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व भी कंसिडर किए जाते हैं। और ये दे आर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ अलग रीजंस की वजह से इसको मेंटेन किया जाता है। ओके, बोलते हैं मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट वहां देखने को मिलते हैं, 75% वहां हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हमें देखने को मिलता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़े। ससिका टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव, इसमें बहुत अच्छा है, ये बड़ा मजा आता है पढ़ने में। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सीटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन मेनी एरियाज, विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वायरमेंट। बोलते हैं कि राजस्थान में एक रिजर्व है ससिका टाइगर रिजर्व, जो लोगों ने, लोकल्स ने बनाया, वहां पे स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो भी हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे,
और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट किया, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है 5 साल के लिए आती है और बुरे तरीके से यूज करने का कोशिश करती है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए और कुछ लोग दिखाते हैं कि हम आप की डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे हम अपने देश को, अपनी सोसाइटी को, अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को खत्म नहीं कर सकते हैं। ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मान लीजिए आप कल को इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको पता चले इंजीनियर डॉक्टर बनने से पहले आपको 10 लोगों को मारना पड़ेगा, लानो तो ऐसी डेवलपमेंट पे क्या फायदा ऐसी डेवलपमेंट का। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, इन लोगों की दे वर अवेयर, दे वर नॉलेजेबल, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, उन लोगों ने कदम उठाया। ये कदम हमें भी उठाना चाहिए, ये कदम हमें सीखना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपके घर पे पानी मिसयूज हो रहा है या आपके आस पड़ोस में पानी मिसयूज हो रहा है, यू शुड रेज द वॉइस। एटलीस्ट आपकी कोई सुने या ना सुने, दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर, आपको आवाज उठाना चाहिए। और आवाज उठाने वाले ही एक्चुअली जो दिहाड़ते हैं ना, वो शेर कहलाए जाते हैं, जो चुपचाप रहते हैं वो भेड़ बकरी होते हैं। सो वन शुड रेज हिज वॉइस और हर वॉइस, बट इन अ वेरी वैल्यूएबल वे। ऐसा नहीं कि मार पीट वो सब, मैं आई विल नॉट सपोर्ट दैट, बट स्टिल यू हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट द जो भी अनइवल एक्टिविटीज होती है आपके सोसाइटी में। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम एट योर होम, बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा है अलवर राजस्थान में, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है, यहाँ पे क्या किया, ये भी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव दाकव सोनचारी डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इन्होंने एक, मान लीजिए खुद से ही शुरू कर दिया वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, एक यू कैन से एक सेंचुरी। उन्होंने बोला, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उन्होंने बोला कि बाहर से कोई भी इसको मिसयूज नहीं कर सकता, और यहाँ पे हंटिंग अलाउ नहीं की गई, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर ही क्यों ना आ जाए। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट आउटसाइड एंक्रोचमेंट। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में हंटिंग वगैरह काफी हद तक यूज की जाती है। देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज जिन पे राजस्थान में ये केस अभी चला है। चिपको मूवमेंट शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा ही होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। ये लोगों ने, इनके जो लोकल्स में जो पेड्स होते थे उनको डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए पेड़ों के साथ चिपक जाते थे, और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे हम, ये हमारे पेड़ है। और ये चिपक जाते थे, बोलते अगर आपको काटना ही है सबसे पहले हमें काटो, फिर जाके इन पेड़ों को काटो। तो ये भी एक सक्सेसफुली डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई, इसको चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो ये भी एक अच्छा, काफी अच्छा मूवमेंट था। वी शुड अप्रिशिएट दीज पीपल, वी शुड अप्रिशिएट दीज रेवोल्यूशनरीज, दीज we can say those who have raised the voice against these kind of stupid activities. You should raise the voice as well in your own way. आप अपनी अपनी तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। आई विल नॉट से कि आप कल को धरना करने लग जाओ, बिकॉज you all are not like sufficient to do that अकेले में, but you are youth, we are youth, not you, मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ, हम सब यूथ हैं। वी कैन रेज आवर वॉइस इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। आजकल क्या क्या नहीं किया जा सकता, यू कैन मेक अ कैंपेन, यू कैन डू मेनी सर्टेन एक्टिविटीज ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एंड यू कैन रेज योर वॉइस। द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से, एनीवेज, और भी आंदोलन हुए, जैसे बीच बचाओ आंदोलन। बीच से मतलब ही समझ गए होंगे, सेव सीड, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या जाता है, सेव द सीड्स। ये मूवमेंट शुरू हुई थी 1980s के अंत में। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सीड्स को बचाइए, अपनी ट्रेडिशनल, मतलब देखो कितना अच्छा है, पेड़ों को बचाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीड्स को भी बचाइए, क्योंकि सीड एक शुरुआत है पेड़ की क्रिएशन के लिए, जो भी पेड़ पौधे वगैरह वटेवर। इन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया, जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। आप भी देखो, इन्होंने भी अपना तरीका चुना, आप भी अपना तरीका चुन सकते हैं, मैं भी अपना तरीका चुन सकता हूँ, अपने अपने तरीके चुन सकते हैं देश को, नेचर को बचाने के लिए। You won't believe. Actually, I want to share the things with you. Maybe you know that, maybe you do not know. हमारा जो you can say civilization था, इंडियन civilization और ancient civilization which is known as, ये नेचर की काफी रेस्पेक्ट करता था। आपके साथ आगे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपका ये टॉपिक भी रेस्पेक्ट करता था। तो आपको अभी मैं ये वापस इस पॉइंट को अभी थोड़ा होल्ड पे रख लीजिए, आगे पढ़ लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पे कुछ जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट भी शुरू हुए थे, जो JFM के नाम से जाना गया, जहाँ लोकल कम्युनिटीज आई और उन्होंने बोला जो ये सब हरकतें ये मत करिए। द प्रोग्राम हैज बीन इन द फॉर्मल एग्जिस्टेंस स्टार्टेड सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर JFM. JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forests and land managed by the forest department. In return, the member of these communities are entitled to immediate benefits like non-timber forest produce and share in the timber. बोल दें कि गवर्नमेंट और मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट था लोगों का, लोकल्स का और गवर्नमेंट का या वो डिपार्टमेंट का,
उन्होंने इनको बोला कि आप इसकी देखभाल कीजिए। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। बदले में इन्होंने कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं ली, ऐसे कोई सैलरी वैलरी नहीं ली, बस इन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ कुछ चीजें जो थे वो यूज कर लेते थे एज ए लाइक वो होते हैं ना फॉरेस्ट से, जो जिसपे फॉरेस्ट पे डिपेंड है तो फॉरेस्ट से ही निकालेंगे, तो उन्होंने यूज किया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मूवमेंट है, ज्वाइन फॉरेस्ट मूवमेंट। नाउ लास्ट पॉइंट हम है ये सैक्रेड ग्रुव्स, यानी कि सैक्रेड आपको पता है हिंदुस्तान में, ये मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ, इसमें देखने की क्या जरूरत है, आप पढ़ लीजिएगा। आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। सैक्रेड आपको माना जाता है, आपको पता है नेचर को काफी सैक्रेड माना गया, वर्शिपेबल था, यानी कि भगवान को नेचर के साथ काफी हद तक कनेक्ट किया जाता है। आपने देखे होंगे कुछ लोग तुलसी माता की तुलसी प्लांट की पूजा करते हैं, माता मान लेते हैं, या कुछ मानते हैं, और कुछ नीम की, पीपल की पूजा करते हैं। तो यहाँ कोई जानवरों की भी पूजा करता है, जैसे आपने सुना होगा हनुमान से रिलेट करते हैं बंदर को, तो सांप को रिलेट करते हैं भगवान शिव से, चूहे को रिलेट करते हैं भगवान गणेश से। तो ये सब करते ही क्यों है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे नेचर, प्रकृति और भगवान को कहीं अलग नहीं दिखाया गया। तो प्रकृति भगवान को काफी कनेक्ट दिया गया है वेदों में, या इवन आई विल से इन एवरी रिलीजन ऐसा नहीं बताया गया कि नेचर को एक्सप्लॉइट करो, नेचर को प्रोटेक्ट करना। इवन इन आवर वेदास इट इज रिटन देयर कि नेचर इज कंसिडर्ड एज, हम नेचर के बड़े भाई बताए गए हैं, ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज द एल्डर ब्रदर ऑफ द नेचर। तो बड़े भाई का क्या कर्तव्य होता है, छोटे भाई का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है छोटे भाई का टेक केयर करना। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नेचर, द प्लांट्स, द ट्रीज, द एनिमल्स, द बर्ड्स, व्हाटएवर यू सी, द स्पीशीज और इन द व्हाट जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं, पानी में जो रहने वाली होती है, उन सब का देखभाल का जो जिम्मा है हमें दिया गया है। सो स्टिल इफ वी डोंट डू दैट, तो हम सेल्फिश कंसिडर किए जाएंगे, और हम सेल्फिश हैं। वी शुड प्राउडली से दैट वी आर सेल्फिश, नॉट प्राउडली, we should be very shamefully say that we are selfish, because we are consuming, we are misusing the nature in such a bad way कि अब हमारे पास बचा ही नहीं है कुछ। तो दिस इज हाउ, ये छोटा सा चैप्टर था, छोटा और अच्छा चैप्टर था, जिसका नाम था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये हमने कवर कर लिया इन आई गेस 35-40 मिनट्स में हमने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, सो वी विल डिस्कस दैट। ओके, सो लेट अस एंड दिस सेशन। नया टॉपिक मिलते हैं नए दिन के साथ, नए दिन पे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।